मापने की इकाई या जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे जड़त्व का यहाँ पहले एक फार्मूला याद रखिएगा। जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू इनर्शिया इक्वल टू मास इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मास इंटू आर स्क्वायर होता है। अर्थात क्या यहाँ पे देख सकते हैं इनर्शिया किस पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है और त्रिज्या पे, मतलब कि द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका इकाई क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर होगा। आई मतलब जड़त्व होगा, इनर्शिया, एम मतलब द्रव्यमान और आर मतलब त्रिज्या। जड़त्व की इकाई क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, जड़त्व की इकाई क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर होती है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अदिश राशि होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो परिवर्तन क्या होता है। तो ये जब वृत्तीय गति से घूमते रहते हैं तो क्या इसका होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, दिशा चेंज होता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलता है, प्रत्येक बिंदु पर आपका वेग बदलता है। ठीक है, चलिए घड़ी की सुई की गति कौन सी गति कहलाती है, आवृत्ति गति कहलाती है या पीरियोडिक, यहाँ टेबल नहीं, पीरियोडिक मोशन कीजिए। ठीक है, पीरियोडिक मोशन इसको कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, आवृत्ति गति इसको कहते हैं। समस्थानिक, देखिए बात समस्थानिक की हो रही है। समस्थानिक में भौतिक अवस्था किसके कारण भिन्न होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के कारण इसकी भौतिक अवस्था बदलती है। ठीक, जैसे कार्बन 6, 12 और 6 अगर यहाँ पे 14 लेते हैं तो क्या होता है, इसकी जो भौतिक अवस्था है इसके द्रव्यमान के कारण ये बदलती है। परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान इसका भिन्न होता है, इसलिए इसकी भौतिक अवस्था भी भिन्न होती है। चलिए, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा। ठीक है, वाष्पीकरण की दर क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक, गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं लैटेंट हीट, ठीक है, लैटेंट हीट कहते हैं, है ना। गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं लैटेंट हीट, वह उष्मा जो नियत ताप पर या स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन करे उसको कहते हैं लैटेंट हीट या फिर गुप्त उष्मा कहते हैं। अब बात यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। अगर कोई कहे कि ठोस पिघलेगा तो इसका तापमान में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, कारण क्या है, इसका गुप्त उष्मा के कारण। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करें, 273 जोड़ दीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन में। अर्थात एग्जांपल देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना हो तो 25 में 273 जोड़िएगा, आपको केल्विन में आंसर मिल जाएगा। लेकिन सवाल अगर आपका ये आ जाए कि यहाँ तो सेल्सियस से केल्विन हो गया, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में आना हो, यहाँ तो सेल्सियस से केल्विन हो गया, केल्विन से सेल्सियस पैमाने पे आना हो तो 273 घटाना होगा। एग्जाम्पल अगर 258 केल्विन है, इसमें क्या करेंगे, 273 घटाएंगे तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है। जस्ट इसी का आपके एग्जाम्पल पे मैंने बता दिया। और ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है जिसपे कि आपको, या सिंपल एक और फार्मूला होता है ये भी याद रखिएगा, C/100 करके याद रखिएगा। C/100 इक्वल टू यहाँ पे F-32 बटा 180। ठीक है, C/100 इक्वल टू F-32/180। इससे ये होगा, ठीक है, इससे क्या होगा आपको अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना हो तो आपको इजी वे में यहाँ से क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वाले फार्मूला भी याद रख सकते हैं। C-0 बटा 100-0 इक्वल टू K-273 बटा 373-273 बराबर R-0 बटा 80-0 इक्वल टू F-32 बटा 212 क्या है, 212-32। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला से क्या होगा कि आपको सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना हो तो यहाँ से वैल्यू आपको इजी वे में मिल सकता है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अनुदैर्ध्य तरंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसका उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम में आपके डायरेक्ट एक मार्क्स के एक जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। जैसे साउंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, विस्फोट हो गया, ये तीनों के तीनों ध्वनि तरंग के उदाहरण हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। जैसे कौन कौन होगा,
आपका प्रकाश हो गया, लाइट हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, ठीक है, इंफ्रारेड है, ठीक, जितने भी सारे हैं ये क्या है आपके आपके ट्रांसवर्स वेव हैं। समुद्र में विस्फोट होने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सवाल, किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव की इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम और गैलियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को क्या किया? बाद में जोड़ा गया। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जोड़ा गया, ध्यान रखना है। इक्का एल्युमिनियम का आधुनिक नाम क्या है? गैलियम, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इका बोरोन को क्या कहते हैं? स्कैंडियम, और इका सिलिकॉन को क्या कहते हैं? जर्मेनियम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में तथा वर्ग में क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? ये बढ़ता है। और आवर्त में अगर पीरियोडिक टेबल में बोले वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ये घटता है। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इसमें भी बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आयनन विभव में भी बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। सिर्फ परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? ये घटता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या है? बढ़ता है। बस एक ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि यह दहन को सपोर्ट नहीं करता है और नाइट्रोजन जो है इसी कारण इसका जो ऐसे बल्ब में जिसमें नाइट्रोजन फिल होता है इसका जीवन काल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जिसमें आर्गन होता है उससे कम होता है, निर्वात उससे कम, और हवा होता है उससे भी कम होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रेड फास्फोरस को क्या कहा जाता है? P4 डिनोट करते हैं। और पीला फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस कहा जाता है P2 को। फास्फोरस की परमाणुकता होती है कितनी? चतुर्थ परमाणुक होता है ऑप्शन 1 से, या द्विपरमाणुक होता है सेकंड ऑप्शन हो तो सेकंड पर जो होगा द्विपरमाणुक। देख रहे हैं यहाँ पे चतुर्थ परमाणुक और यहाँ पे द्विपरमाणुक, ठीक। कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लो के समान होती है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन या फुटबॉल के समान होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सोडियम, जिसको Na से डिनोट करते हैं, को किस में डुबा कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने पर क्या होती है? विस्फोट कर जाती है। फास्फोरस को किस में डुबा कर रखा जाता है? इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। केचुआ, जोंक, नेरिस किस प्राणी का संघ है? एनालिडा का है। ब्रह्मांड में किन दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर और गुरुत्वीय स्थिरांक पर। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=G×m1×m2/r² होता है। अर्थात देख रहे हैं उनके बीच की r क्या हो गया? यहाँ पे बीच की दूरी हो गया, द्रव्यमान के गुणनफल ये हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, और गुरुत्वीय स्थिरांक आपका g हो गया, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा भी गुरुत्वाकर्षण बल F=G×m1×m2, जहाँ पे g क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है किससे? आयाम से बढ़ती है, ठीक है। तो तीव्रता की मैं बात करूँ, तीव्रता अगर सवाल ये है कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, ठीक है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। लेकिन तारत्व, अगर तारत्व पूछ लिया जाए या पिच पूछ लिया जाए, वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, ठीक है। जो इंटेंसिटी होता है वो आयाम पर निर्भर करता है, और पिच जो निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। पहली बार प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? डुबेरीनर ने किया था। डुबेरीनर ने ज्ञात तत्वों से कितने त्रिक का पहचान किया था? 3 त्रिक, जिससे 9 तत्व को सजाया। किसने तत्वों को सारे गामा पधा निशा पर सजाया था? न्यूलैंड्स ने सजाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इसके अनुसार पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। न्यूलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो इसी ने इसकी जो तालिका कहाँ पर समाप्त हो जाती? थोरियम पर। न्यूलैंड्स का जो नियम था किस तत्व तक ही लागू हुआ? कैल्शियम तक ही लागू हुआ। इसकी तालिका में हैलोजन के साथ कौन कौन से तत्व रखा गया? कोबाल्ट और निकल रखा गया। अगर सवाल पूछा जाए कि कोबाल्ट का ठीक है इसको बताइए, तो इसमें टाइट होता है। निकल का इसको होता है मिलेटाइट,
मिले राइट होता है। अष्टक नियम किसने दिया था ये भी याद रखिए, न्यूलैंड्स ने दिया था 1863 में, और ये परमाणु भार पर बेस्ड है। ठीक है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुने 10 पे पावर 24 kg होता है। महत्तम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसमें आप जो इस तरह से चलती है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपकी तरंग जो चलती है, तो इसमें जो देख रहे हैं ना, एक गर्त और एक श्रृंग के बीच में ये दूरी, यही आपका क्या होता है? महत्तम विस्थापन कहलाता है। ठीक है, महत्तम विस्थापन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यह हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वेव, आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, साउंड हो गया, वो सीधी जो है गमन करेगा। ये ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। चलिए, आवृत्ति, 1 सेकेंड में कुल कंपन को कहा जाता है फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का एक फार्मूला याद रखिएगा, n = 1/t भी याद रखिएगा, या v = n × लैम्डा भी याद रखिएगा, या फ्रिक्वेंसी = v/λ। ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जिसपे आपकी एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तरंगदैर्घ्य, दो तरंगों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो तरंगों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका तरंगदैर्घ्य। ठीक है, जिसके लैम्डा से सूचित करते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। किस वर्ष में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 में। निर्वात में प्रकाश की गति का पता लगाया, जो 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। जहाजों, पानी की जहाज की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी गति में वृद्धि जो होती है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हवाई जहाज या एरोप्लेन की मैं बात करूँ, इसकी गति में वृद्धि किस पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर यह आधारित है। हेलीकॉप्टर की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल किस पर आधारित है? जनरेटर के लिए कौन सा रूल आधारित है? फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो किस पर डिपेंड करता है? जनरेटर पर करता है। और अगर आपसे पूछे राइट हैंड हो गया, अगर लेफ्ट हैंड की बात कर लूँ, लेफ्ट जो होता है मोटर के लिए होता है। ठीक, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। न्यूटन की गति के दूसरा नियम से क्या मिलता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है, F = m × AF। बल, m मास यानी द्रव्यमान, और A एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है, आपका जो है दबाव घटता जाता है। तो एरोप्लेन में जो होता है, ठीक है, एरोप्लेन में इसको मेंटेन करने के लिए इसके अंदर की जो होती है दबाव को बढ़ा दिया जाता है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसे त्वरक बिंदु कहा जाता है। जिस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर अर्थात ठोस द्रव गैस की अवस्था नहीं बदलता, उसे त्वरक बिंदु कहते हैं। जिस तापमान पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण कहलाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, अर्थात नाली के पानी को उबाल लेंगे तो क्या होगा? जल्दी नहीं उबलेगा, अर्थात उसकी क्वथनांक क्या होती है? बढ़ जाती है। वाष्प की गुप्त उष्मा क्या होती है? इसकी गुप्त उष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम या 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। विशिष्ट उष्माधारिता, ठीक है, विशिष्ट उष्माधारिता जल की अगर पूछ लिया जाए तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, या 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं बर्फ का अगर पूछ लिया जाए तो इसका उष्मा होता है, विशिष्ट उष्माधारिता होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। गुप्त उष्मा की अगर मैं बात करूँ, बर्फ का कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, वाष्प का होता है 540 कैलोरी पर ग्राम या 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक उष्मा का संचरण किस प्रक्रिया से होता है? विकिरण से होता है। ठीक है, ये बल्ब अगर मैं बात करूँ, बल्ब है ये, ठीक है, अगर ये बल्ब की मैं बात करूँ तो ये तंतु से और ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका क्या होता है? उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? विकिरण से होता है। तो ध्यान रखें, विद्युत बल्ब जैसे गैस से भरा होता है, इसलिए क्या विद्युत बल्ब गैस से भरा होता है तो संवहन के द्वारा होता है। अगर इसमें गैस भरा होता अगर गैस भरा होता तो किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। तो इसलिए इसका
दो तीन नियम याद रखिएगा। उष्मा का संचरण ठोस में, अगर ठोस में बोले तो चालन द्वारा, द्रव या गैस में बोले तो संवहन द्वारा, ठीक है। सूर्य या भट्टी या निर्वाधित बल्ब में बोले तो विकिरण के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। ध्वनि तरंगे होती है कैसी, यांत्रिक होती है, इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। अनुदैर्ध्य होता है 0 डिग्री या समानांतर भी होती है, ठीक है, इससे से ये जाती है, याद रखिएगा। और प्रकाश तरंग जो होती है अयांत्रिक होती है, इसके माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये अनुप्रस्थ या लंबवत या 90 डिग्री का होता है, इससे से आपको ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनियाँ यानी कि युगों की बात हो रही है के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मतलब कि इको जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कान से लेकर आपके स्रोत जो होता है वहाँ तक की जो दूरी होती है कितना होनी चाहिए, 16.6 मीटर या 17.2 मीटर। दोनों में से ऑप्शन में जो होगा उसको टिक करिएगा आप, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो इसको पहले टिक करिएगा, सेकंड ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, प्राध्वनिक कहते हैं। और ध्वनि के वेग से बहुत अधिक हो तो अति प्राध्वनिक कहते हैं। मैक नंबर का उपयोग कहाँ पे होता है, वायुयान की जो चाल के निर्धारण के लिए होता है। मैक नंबर बराबर क्या होता है, वायु का चाल बटा ध्वनि की वेग होता है। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी एल हो तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, 2L हो जाता है, ठीक है। मानव कान का सामान्य जो श्रव्य, ठीक है, श्रव्य सीमा होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो अर्थात कि 20,000 होता है हर्ट्ज तक होता है। अब श्रव्य की जो सीमा होती है 20 हर्ट्ज से कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता, बिल्ली, सांप, हृदय या भूकंप का जो होता है ये श्रव्य सीमा होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। और मनुष्य का ये हो जाएगा, ये मनुष्य का हो गया। अगर प्रासर्व जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक की मैं बात करूँ, जो प्रासर्व होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। जैसे चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसिस, ये सभी क्या है, प्रासर्व के उदाहरण है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। या अगर आकाश का रंग नीला दिखाई दे तो भी प्रकीर्णन। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अणु कहलाता है। ट्रिक क्या है, जो छोटा है वो बड़ा है लिखाएगा और जो बड़ा लिखा हुआ है वो छोटा लिखाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तत्व यौगिक मिश्रण सभी का एक मोल में कितना वैल्यू होता है, 6 × 6.022 इंटू 10⁻23 और ये होता है 24.4 लीटर के बराबर। अगर बात करें हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं या नोबल जो गैस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, उनकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, ठीक है। जैसे आपका हो गया हीनी, ठीक है, हीनी और करजीरन, ठीक है, जीरन, रेडॉन। हीलियम आपका हो गया, हीलियम नियॉन हो गया, आपका आर्गन हो गया, आपका रेडॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ठीक है। हीनी और जीनन ध्यान रखना है आपको। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी के जो होते हैं संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, ठीक। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अगर कार्बन का परमाणु संख्या बोले 6 होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो जो अंतिम होता है ऑर्बिट में, जो अंतिम कक्ष में होता है वही संख्या आपको क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन अनुभार क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे O3 है, यानी कि ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 6 होता है, उसमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ, मीन्स कि 3 से गुना करें, 16 48 हो जाएगा ग्राम पर मोल। मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा CH4 है मीथेन, ये हो क्लोरीन, तो इससे संयोग से क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है और क्लोरीन जुड़ता है, तो ये जुड़ा एक हटा एक जुड़ा है ना, हाइड्रोजन अलग हुआ और क्लोरीन जुड़ा, इस तरह के अभिक्रिया को कहते हैं
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दहन की अभिक्रिया किसको कहते हैं? जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन से मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बना। इसमें क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो जितने भी दहन अभिक्रिया होगी उसमें O2 का होना अनिवार्य होता है, यानी कि ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है। योजक अभिक्रिया में दो अलग अलग तत्व मिल एक हो जाते हैं, दो अलग अलग तत्व मिलकर एक हो जाते हैं, योगज अभिक्रिया इसको कहते हैं। ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है, O2 का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं ना होता, क्यों? क्योंकि सनलाइट होता नहीं है और सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उस वक्त उत्सर्जन की जो विनिमय गतिविधि है के बिना किसका उत्सर्जन होता है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पेड़ क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज का नाम क्या है? क्रो-मैग्नॉन मानुस। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था? NH3CH4 H2S से बना था। H2S या HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड या HCl, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड या यहाँ पे सेल हो गया, ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं, इसलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। NH3 या जिसको कहते हैं अमोनिया, मूत्र की जो गंध होती है इसी के कारण आती है। मीथेन जिसको कहते हैं CH4 कहते हैं, इसे फायर गैस या माइन गैस भी कहा जाता है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक जनन। सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? H2SO4 पाया जाता है। और स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। और घ्राण अभिग्राहक सूंघने को कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये टेलीग्राम